हेलो टू डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, उस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और साथ ही साथ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर लूप का डायग्राम बनाया है जिसका रेडियस आर है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हमारा ये जो लूप है, टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, ये किसी प्लेन में रखा हुआ है, तो वो प्लेन को मैं मान लेता हूँ वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन, द लूप लाइज इन ए वाई जेड प्लेन, यानी आपका ये हो गया वाई और ये हो गया जेड, और इसके ठीक परपेंडिकुलर एक थर्ड एक्सिस होगा जिसको हम लोग एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसी एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है, ठीक है, क्योंकि बोर्ड में दिख नहीं रहा होगा। तो ये थर्ड एक्सिस जो इसको यहाँ दिखाऊंगा मैं, यहाँ पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है, कितना फील्ड होगा, तो वी हैव टू फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्ट है, ये हमारा पर्पस है, ठीक है। तो जैसे कि इसके पहले वाले लेक्चर मैंने बताया था कि चाहे वो स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर हो, चाहे लूप के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो, हमारे पास एक ही बेसिक रूल है, वो है बायो-सेवर्ट लॉ। बायो-सेवर्ट लॉ के हेल्प से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे स्टेप नंबर 1 में द वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ। तो चलिए स्टेप नंबर 1 वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, डी बी इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस पोजिशन वेक्टर ऑफ आर अपॉन आर पावर 3। ये है आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ द बायो-सेवर्ट लॉ। अब चलिए, ये जो मैं एक्सिस यहां दिखा रहा था, एक्स एक्सिस इधर, उसको मैं इधर करता हूं। ये है इसका एक्सिस, लूप का एक्सिस है जो एक्स एक्सिस के अलाउंग है। यहां पर कोई भी पॉइंट ले सकते हो, कहीं पर भी एट रैंडम। तो वहां पर फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। तो बायो-सेवर्ट लॉ में ये वेक्टर फॉर्म आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि बायो-सेवर्ट लॉ को तभी अप्लाई कर सकते हो जब आप उस सिस्टम को या उस पूरे वायर को या लूप को एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड करोगे। द होल लूप कैन बी डिवाइडेड इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ करंट एलिमेंट। तो बहुत सारे करंट एलिमेंट्स में डिवाइड करते हैं, तो एक ऐसा ही करंट एलिमेंट्स में यहां दिखा रहा हूं। ए बी इज द लेंथ एलिमेंट, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट एलिमेंट को लिखते हैं डीएल। डीएल इज द लेंथ एलिमेंट। जब इसको आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा करंट एलिमेंट। द डायरेक्शन ऑफ द लेंथ एलिमेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द करंट। अब सबसे पहले हम पता लगाएंगे कि इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसकी वजह से इसके एक्सिस पर कोई भी पॉइंट, तो इसको यहां से मिला हुआ, ये कोई पॉइंट है पी। इस पॉइंट पी पर इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें दो चीजें हैं, इसका मैग्नीट्यूड और दूसरा डायरेक्शन। तो सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो ये जो वेक्टर फॉर्म है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो इसका अगला स्टेप होगा डी बी, इसका मॉड निकालना है। तो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और जैसे कि आपको मालूम होगा ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मतलब होता है ए बी साइन थीटा। ये मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी, और ईटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी। तो इस फॉर्मेट में हम इसको लिखेंगे डी एल क्रॉस आर। तो लिखेंगे डी एल आर, और यहां पर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब। तो स्टूडेंट यहां से यहां से कैंसिल होगा, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, ये होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये आर कैंसिल हुआ इससे, तो ये स्क्वायर आ गया, तो डी एल अपॉन आर स्क्वायर, यहां पर साइन थीटा। ठीक, अब उसके बाद देखिए यहां पर थीटा क्या, व्हाट इज द थीटा? थीटा इज एंगल बिटवीन द लेंथ एलिमेंट एंड पोजीशन वेक्टर। ये जो पॉइंट पी है करंट एलिमेंट से कितनी डिस्टेंस पर है? ये है आर डिस्टेंस।
द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू करंट एलिमेंट, तो ये है इसका पोजिशन वेक्टर। और ये पॉइंट पी इसके सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, ये एक्स डिस्टेंस पर है, और करंट एलिमेंट सेंटर से इसका जो रेडियस है, डिस्टेंस है, वो आर, तो लूप का रेडियस है। ठीक, तो ये जो एंगल बनेगा, इसको अगर यहां से दिखाऊं, जैसे ये आपका डीएल है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहां पर कोई पॉइंट पी है, ये इसका, तो ये जो एंगल बन रहा है ना थीटा इज ऑलवेज 90 डिग्री होगा। यानी लूप में कोई भी करंट एलिमेंट चूज करोगे और उसके थ्रू एक्सिस पर कोई भी पॉइंट होगा, तो पोजीशन वेक्टर आर और लेंथ एलिमेंट के बीच में जो एंगल बनेगा इज ऑलवेज 90 डिग्री, हमेशा 90 डिग्री होता है। ठीक है, क्योंकि इतना कम होता है ये, इसको काफ़ी बड़ा करके दिखाया जा रहा है यहाँ पर, तो उसके बीच का जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा ये ऐसा, और ये पोजीशन वेक्टर ये ऐसा, ये जो एंगल होगा थीटा इज 90 डिग्री। तो यहाँ पर थीटा की जगह 90 लिखेंगे, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन थीटा 90, हियर थीटा इज 90 डिग्री, तो ये हो गया वन। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड पार्ट। तो मैंने क्या किया, इस पूरे लूप को करंट एलिमेंट्स में डिवाइड किया, और एक ऐसा ही करंट एलिमेंट लूप के टॉप पर लिया। ठीक है, और इसमें जो करंट फ्लो है उसकी वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा वो निकाल लिया। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं इसका डायरेक्शन। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर स्क्वायर, ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, इसका डायरेक्शन कितना होगा, इसका डायरेक्शनल पार्ट को देखते हैं, तो इसके बाद हम इसके डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। तो चलिए, ये आपका निकल गया है मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट एलिमेंट, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट निकला। इसका डायरेक्शन निकालना है, तो डायरेक्शन कैसे निकलता है, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डी बी, ये किससे निकलेगा, ये निकलेगा डी एल क्रॉस आर। तो ये आपका डी एल है करंट एलिमेंट, ये लेंथ एलिमेंट जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, और यहाँ पर कोई ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है जिसका आर है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसको राइट हैंड पाम रूल के थ्रू निकाल सकते हो। जैसे ये आपका आई और ये आपका पोजीशन वेक्टर, तो ये जो पाम का जो फेस अंदर की ओर यानी क्रॉस बनेगा यहाँ पर, यानी, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना ये आर के परपेंडिकुलर भी होगा, यानी ऐसा बनेगा। ठीक, क्योंकि डीएल क्रॉस आर का मतलब होता है डीएल आर साइन थीटा, और इसका जो ईटा आएगा, ईटा इज द गिव द डायरेक्शन ऑफ द डीएल क्रॉस आर, और डीएल क्रॉस आर यानी डीबी का डायरेक्शन, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड यहां प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन आर के भी और डीएल दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो डीबी, तो ये यहां पर जो डीबी जो होगा वो ऐसा होगा डीबी। क्योंकि डीबी क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि स्मॉल एलिमेंट्री पार्ट के थ्रू यहां मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है, तो डीबी, तो ये हमेशा 90 डिग्री होगा। क्योंकि ए क्रॉस बी का मतलब ही होता है ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू ईटा, यानी ये ए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ए क्रॉस बी थीटा एंगल ए क्रॉस बी, तो एक राइट हैंड स्क्रू रूल ए क्रॉस बी, यानी ये जो ईटा होगा, ईटा ये इसका डायरेक्शन देता है, या तो ऊपर की ओर होगा या तो वर्टिकली डाउनवर्ड। तो ईटा गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द ए क्रॉस बी, ये दोनों के परपेंडिकुलर होता है। ईटा इज द परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ, यानी यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, दिस मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द आर एंड डी एल, चूंकि इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा आर के परपेंडिकुलर होगा, तो ये 90 डिग्री बनाएगा। तो यहां इसका डायरेक्शन वाला पार्ट हो गया। अब इसके बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो किस प्लेन में कन्फाइंड होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए, इस वेक्टर फॉर्म के थ्रू मैंने इसका मॉड निकाल दिया, इस पॉइंट पी पर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा मैग्नेटिक फील्ड का। फिर मैंने बताया कि डीबी इज परपेंडिकुलर टू द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट पी विथ रेस्पेक्ट टू
करंट एलिमेंट, यानी यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड, ये जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा, डीबी, द प्रॉपर्टी ऑफ द ए क्रॉस बी, यानी कि 90 डिग्री बनेगा। ये हमने स्टैब्लिश कर दिया। इसको निकालना तो ऐसे भी निकाल सकते हो, जैसे ऐसा करंट फ्लो रहा है ऐसा, ये आपका आई और ये पोजीशन वेक्टर आर, तो ये अंदर की ओर जा रहा है, क्रॉस बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हमको ये पता लगाना है कि ये जो डीबी बन रहा है, ये जो डीबी किस प्लेन में कन्फाइंड होगा। तो ये करने के लिए थोड़ा सा वेक्टर लगाएंगे तो आपको वैसे भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये जो डीबी होगा ये वाई एक्सिस है, ये जेड है और ये एक्स, तो ये एक्स वाई प्लेन में कन्फाइंड होगा। लेकिन इसको हम वेक्टर के प्रोसेस से हम करके दिखाते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये आपका लूप है, इसका रेड, ये आपका सेंटर है लूप का, और ये आपका एक्स एक्सिस है, इसी को लूप का एक्सिस बोल रहे हैं, ये एक्स है। पॉइंट पी पर इसका जो पोजीशन वेक्टर है एक्स आई लिख रहा हूं मैं, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलाउंग है, और ये आपका आर जे क्योंकि वाई एक्सिस है, और ये इसका जो पोजीशन वेक्टर है आर। तो वेक्टर एडिशन लॉ को अगर फॉलो करोगे तो ये और ये एक ही डायरेक्शन में, आर जे प्लस आर एंड दिस विल बी इक्वल ऑफ द, ये थर्ड वेक्टर के इक्वल होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, ये होगा एक्स आई। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ द आर का पोजीशन वेक्टर कितना होगा, आर जे सॉरी एक्स आई माइनस आर जे, ये आपका आर हो गया। अब अगर आपको ये पता लगाना है कि ये जो डीबी किस प्लेन में कन्फाइंड है, तो आप डीबी का मतलब क्या होगा, डीएल क्रॉस आर। डीएल का मतलब क्या होगा, आप देखिए ध्यान से, ये जो करंट फ्लो हो रहा है किस डायरेक्शन में हो रहा है। इस रिंग को देखिए, मैंने बताया इस रिंग में ये है वाई, ये है जेड, ये है आपका वाई, ये है जेड और ये आपका एक्स, और ये लूप का एक्सिस है, इसी पर हमको फील्ड की इंटेंसिटी निकालना है। ठीक है, तो यहां पर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में, ये वाई माना मैंने जेड, यानी जो करंट का डायरेक्शन है लूप में, करंट एलिमेंट्री पार्ट में जो एलिमेंट्री लेंथ में जो करंट फ्लो हो रहा है वो जेड एक्सिस के अलाउंग हो रहा है। तो यहां पर मैं उसको लिखता हूं डीएल जो वेक्टर है लेंथ वेक्टर, इसका मॉड डीएल होगा, और इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है जेड एक्सिस के अलाउंग यानी के। तो स्टूडेंट अब आप क्या करोगे, डीएल क्रॉस आर करोगे तो आपको पता चल जाएगा आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर वो किस प्लेन में कन्फाइंड है। तो वो करके दिखा भी देता हूं मैं, चलिए करके दिखा देता हूं मैं, बहुत सिंपल है, 2 मिनट लगेगा। तो डीएल क्या हो गया, डीएल हो गया आपका डीएल के क्रॉस पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर कितना है, ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, ये एक्स आई माइनस आर जे। ठीक है, अब चलिए, तो ये डीएल हो गया और ये क्रॉस प्रोडक्ट को ऑपरेट करेंगे तो एक्स के क्रॉस आई माइनस आर, और ये के को फिर ऑपरेट करेंगे तो यहां पर के क्रॉस जे। अगर आप इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो आ जाएगा आपका आंसर। तो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी क्या है, आई जे के, ये हो गया। तो डी एल, तो ये हो गया एक्स और के क्रॉस आई, के क्रॉस आई एक ही डायरेक्शन में तो जे आएगा, माइनस आर के क्रॉस जे, या रिवर्स डायरेक्शन में नेगेटिव आ जाएगा, माइनस आई। तो फाइनली मेरे पास जो आएगा मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन जो प्लेन में कन्फाइंड होगा, एक्स जे प्लस आर जे, एक्स जे प्लस आर आई, यानी हमारा जो ये मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में कन्फाइंड है, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। ठीक, क्लियर हुआ, ये एक्स वाई प्लेन में, यहां पर जे और आई आ रहा है, मतलब एक्स वाई प्लेन में। तो यहां पर 3 चीजें बताया। पहली चीज में क्या बताया, फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा इस पॉइंट पर, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये जो डीबी होगा आर के साथ हमेशा 90 डिग्री होगा, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है कि डीएल क्रॉस आर, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आर के परपेंडिकुलर होगा अकॉर्डिंग टू द क्रॉस प्रोडक्ट प्रॉपर्टी। और ये जो डीबी होगा वो किस प्लेन में कन्फाइंड होगा, तो वही मैंने बताया एक्स वाई प्लेन में। ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें थी, इनको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके थ्रू न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हो। आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। इसको मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, हमारा जो लूप है वाई जेड प्लेन में है, जो मैग्नेटिक फील्ड हो रहा है वो एक्स वाई प्लेन में होगा।
जिसमें उसका एक्स एक्सिस का कंपोनेंट होगा आर, वाई एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा एक्स। ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये तीन चीजें स्टैब्लिश किया। फर्स्ट, ये इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा पॉइंट पी पर, dB इज इक्वल टू मॉड ऑफ द dB इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL R स्क्वायर। और यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा dB, ये पोजीशन वेक्टर के ठीक परपेंडिकुलर, यानी ये 90 डिग्री होगा, ये 90 डिग्री। ठीक है, और ये जो dB जो फील्ड है वो एक्स वाई प्लेन में होगा, जो मैं करके दिखाया था। अब चलिए, अब बहुत ही ईजी है। अब देखिए, अब ये जो dB है इसको रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट में, तो हम x, ये तो ऑलरेडी x एक्सिस वाला हमारा ये x एक्सिस है, और ये जो रेडियस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी इस डायरेक्शन y एक्सिस, तो इसको दो एक्स वाई प्लेन में डिवाइड किया मैं, एक्स वाई। ठीक, इस पॉइंट पर। अच्छा, ये जो एंगल इसको मैं मान लेता हूं फाई है। कितना एंगल बन रहा है ये, इसके थ्रू फाई एंगल मुझे ये निकालना है, तो मैं ज्योमेट्री की हेल्प से निकाल सकता हूं। तो कैसे निकालूंगा, देखिए ये पूरा 90 डिग्री है, ये पूरा 90 डिग्री है, और ये भी 90 है, यहां से यहां तक 90 है। तो इस 90 में 5 माइनस करेंगे तो ये इतना बचेगा 90 माइनस 5, और इस पूरे 90 में इतना माइनस करूंगा 90 माइनस 5, तो एक बचेगा 5। तो ये जो वैल्यू आएगी ये आएगा 5। क्लियर? तो इसको मिटा देते हैं, क्योंकि यहां पर ज्योमेट्री मैंने दिखाया था ये। तो ये अगर 5 है तो ज्योमेट्री के हेल्प से, ये तो आपका एक्स वाई प्लेन है, ये x है, और ये जो है अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा 5। अब देखिए, अब बन गया आपसे। अब आप क्या करोगे, इस dB को रिजॉल्व करोगे दो कंपोनेंट में, एक तो x और y एक्सिस। तो ये अगर 5 इस डायरेक्शन में है तो यहां पर होगा dB cos phi, और यहां पर होगा dB sin phi। यानी इस dB का जो इंपैक्ट होगा इस डायरेक्शन में dB cos phi, और इस डायरेक्शन में dB, अगर phi एंगल ऐसा बन रहा है, क्योंकि मैंने phi माना तो ये भी phi हो जाएगा। और ये कैसे निकालते हैं, इस पूरे में से मैंने करके दिखाया था, आप उसको रिवर्स करके फिर देख सकते हैं, या फिर एक बार बता दूं। चलिए फिर एक बार बता देता हूं। ये आपका हो गया, ये आपका हो गया 90 डिग्री, ये आपका 5 हो गया, ये 90 डिग्री है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री है, और ये ऑलरेडी 90 है, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है। इस 90 में 5 माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ये 90 माइनस 5, और इस पूरे 90 में से इतना माइनस करोगे, माइनस 90 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 5, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो ये इसको एक बार और बता दिया मैं। ठीक है, अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, यहां पर तो हमने एक एलिमेंट्री लेंथ को चूज किया है मैंने, इसके ठीक अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट CD लेता हूं मैं, CD ठीक इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट CD। इसमें करंट कितना फ्लो रहा है I। इसको राइट हैंड थंब रूल से भी, राइट हैंड पॉम रूल से करोगे तो ये ऐसा, ये देखिए ये करंट ऐसा फ्लो रहा है, ये I करंट, ये तो फील्ड इधर, तो इस डायरेक्शन में जाएगा। अब यहां पर हम dB और dB डैश नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इस रिंग के एक्सिस पर जो भी पॉइंट होगा, ये आपका रिंग का एक्सिस है, जो भी पॉइंट होगा उसका यहां से डिस्टेंस जो होगा सेम रहेगा, r, और ये x को मैंने कांस्टेंट मान लिया कि ये भी पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेंटर से वो भी कांस्टेंट है, और ये भी कांस्टेंट होगा। ये रिंग से किसी पॉइंट पे लेगा तो स्मॉल r इज ऑलवेज कांस्टेंट। तो इतनी चीजें हैं। तो अब देखिए, इसको मिला हुआ तो सेम वही होगा, ये आपका ये पोजीशन वेक्टर r है, तो इसका जो फील्ड का जो dB दोनों सेम होगा, डायरेक्शन बस अलग होगा। यहां पर डायरेक्शन कैसा होगा, ये ऐसा, और यहां पर डायरेक्शन क्या होगा, ये करंट ऐसा फ्लो हो रहा है, ऐसा, ये ठीक। तो dB और dB, तो dB का इसमें भी एंगल कितना होगा, फाई होगा, तो यहां पर जो होगा dB cos फाई हो जाएगा, और ये इसका होगा dB sin फाई। तो अगर आप देखोगे कि मैंने एक करंट एलिमेंट इस लूप के टॉप पर मैंने चूज किया, ठीक उसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा करंट एलिमेंट मैंने लिया CD,
तो ए बी की वजह से जो फील्ड हो रहा है डी बी, सी डी की वजह से जो फील्ड हो रहा है डी बी, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल के थ्रू निकाल सकते हैं, तो ये होगा। क्लियर? या फिर ऐसा अगर आपको करना है तो ये आपका, ये हमेशा क्या होगा, ये हमेशा 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, तो जो पहले बताया था। ठीक है, ये यहां तक। अच्छा, तो इसका जो इंपैक्ट हो रहा है डीबी, इसका इंपैक्ट हो रहा है ये, इसको रिजॉल्व किया तो डीबी साइन थीटा, और चूंकि इसका मैग्नीट्यूड सेम है तो ये वाला जो कंपोनेंट है, जो एक्सिस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, और यहां पर इन दोनों का जो इंपैक्ट होगा वो डीबी साइन फाई और डीबी साइन फाई के रूप में दिखेगा। ठीक है, ऐसे में पूरे लूप को यहां पर एक मैंने किया जस्ट इसके अपोजिट, डायमेट्रिकली अपोजिट दूसरा करंट एलिमेंट यहां लिया, तो इसके थ्रू भी जो इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और इसका एक्सियल कंपोनेंट जो लूप के एक्सिस के अलॉन्ग है वो सब ऐड हो जाएंगे। तो फाइनली मैं लिखूंगा क्या, द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी इज द समेशन ऑफ द डीबी साइन फाई। तो जितने भी लूप हैं उसका डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट लोगे तो वो क्या होगा, एक्सियल कंपोनेंट ऐड हो जाएगा और परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो द नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू दिस लूप विल बी समेशन ऑफ द डीबी साइन फाई। बस अब आपका आ गया आंसर। तो डीबी साइन फाई हमको निकाल, तो यहाँ डीबी की वैल्यू ऑलरेडी है, साइन फाई कितना होगा, साइन फाई यहाँ पर हो जाएगा साइन फाई, ये हो जाएगा आपका ये कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। इसको यहाँ अगर आप रख दोगे तो b इज इक्वल टू हो जाएगा समेशन ऑफ dv, dv का मतलब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ये आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, और साइन फाई का कैपिटल आर अपॉन स्मॉल आर। तो मेरे पास जो आंसर आ गया b इक्वल्स टू समेशन ऑफ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर तो रहेगा, और ये होगा स्मॉल आर पावर 3। चलिए अब आगे और 2-3 स्टेप है, फिर खत्म हो जाएगा। ये क्या है इसके बाद, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू द, ये होगा आपका म्यू इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये हो जाएगा आपका आई, जो कांस्टेंट है सब निकाल लो, ये आर कैपिटल आर भी कांस्टेंट है, आर क्यू भी कांस्टेंट है, समेशन ऑफ डी एल ये कांस्टेंट नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, म्यू अपॉन 4 पाई आई कैपिटल आर अपॉन आर पावर 3, और समेशन ऑफ डी एल, जितने भी डी एल पार्ट को अपने एलिमेंट्री पार्ट्स में डिवाइड किया था उन सबको ऐड करेंगे तो टोटल सर्कमफरेंस ऑफ द लूप 2 पाई कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द लूप। तो फाइनली हमारे पास आंसर जो आने वाला है वो क्या है, वो आंसर आने वाला है b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, ये लिखो 2, ये आई लिखो 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और ये आर पावर 3। अब ये आर जो है, नाउ यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, तो आर की वैल्यू कितनी होगी, ये एक्स और कैपिटल आर, एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, अंडर रूट है तो पावर हाफ लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, b इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, आई तो रहेगा ही, अपॉन आर स्मॉल आर, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 3/2। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। यानी सर्कुलर करंट कैरिंग लूप में जो करंट फ्लो होगा उसकी वजह से उसके एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लिया जाए जिसका डिस्टेंस हमको मालूम है, तो यू कैन इजिली फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नीट्यूड ऑफ दिस करंट। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है उसका डायरेक्शन अलोंग द एक्स एक्सिस, या तो इधर या इधर। ये कहाँ होगा ये आपको पता लगाना, तो ये क्या होगा, देखिए इधर, यानी ये एक्स एक्सिस के अलोंग हो रहा है, यानी आई कैप, यानी ये लूप है वहाँ हमारा, ये लूप है, ये लूप में करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो है ये ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, तो ये जो अंगूठा है ये लीनियर फील्ड है, ये आपको एक्स एक्सिस के अलोंग बता रहा है, लूप के एक्सिस की ओर, यानी आई कैप। अगर मान लीजिए ऐसा करंट फ्लो होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता, तो ये थंब जो है बाहर मतलब इधर जा रहा है, मतलब एक्स एक्सिस के नेगेटिव डायरेक्शन में। तो यहाँ पर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द लूप
लूप के पॉजिटिव एक्सिस में होगा, एक्स एक्सिस में, या नेगेटिव, ये डिपेंड करेगा कि क्लॉकवाइज करंट, अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, क्लॉकवाइज यानी ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, ये ऐसा करंट क्लॉकवाइज करंट, तो ये आपका आई कैप। अगर इसका अपोजिट डायरेक्शन में फॉर क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज करंट में क्या होगा, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई 2 पाई कैपिटल आर, ये आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर पावर 3/2, और ये हो आपका हो गया माइनस आई केबल। यानी जो भी फील्ड होगा स्टूडेंट वो इसी एक्सिस के अलाउंग होगा, इसके क्योंकि इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो कैंसल आउट हो जाते हैं, यहाँ पर जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो कैंसल आउट हो गए, जो भी इंपैक्ट है इसी डायरेक्शन में, या तो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस में, या तो पॉजिटिव नेगेटिव एक्स एक्सिस में, या तो इधर या तो इधर, इधर या इधर होगा, ये डिपेंड करेगा ये इसके डायरेक्शनल करंट पे। ये अगर ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हो रहा है, ये ऐसा, अगर ऐसा हो रहा है तो ये अंदर की ओर जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है मतलब बाहर की ओर, ऐसा जा रहा है अंदर, यानी डॉट और क्रॉस उससे डिसाइड होगा। क्लियर? तो ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड पार्ट। दिस इज द मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस करंट लूप। तो ये इसका मैग्नीट्यूड हुआ, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस। अगर ये किसके लिए, फॉर क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉकवाइज उसका उल्टा हो जाएगा। क्लियर? तो ये चीजें थी जो आज आपको बतानी थी। अब इसके 3 केसेस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात करेंगे कि आपका जो लूप है एक बार मैग्नेट की तरह कैसे बिहेव करेगा, उसके बारे में बात करते हैं, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट का एक्सप्रेशन भी मैं आपको इसी फॉर्मूले के थ्रू निकाल के दिखाता हूँ। चलिए, हमने एक्सप्रेशन निकाल लिया, इसका मैग्नीट्यूड पार्ट है, इसका डायरेक्शनल पार्ट है। ठीक है, आई प्लस भी हो सकता है, माइनस से डिपेंड करता है करंट कैसा फ्लो रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके मैग्नीट्यूड पार्ट से हमने बहुत, केस नंबर 1 क्या है देखिए स्टूडेंट, x इक्वल्स टू 0 इफ द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लाइज एट द सेंटर ऑफ द लूप, यहां पर रखा हुआ x 0 हो जाए, तब क्या होगा, x 0 कर दो तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप, विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, तो ये पावर 3/2, तो ये इससे कैंसिल हो गया, तो बी नॉट इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा आर पावर 3, तो ये कैंसिल, एक आर बचेगा यहाँ पर। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप विल बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये होगा 2 पाई आई अपॉन आर। आप चाहे तो इसको भी कैंसिल कर दीजिए, तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2r। अगर एक लूप है तो उसके लिए 1 होगा, अगर नंबर ऑफ टर्न्स इज द n है तो क्या होगा, नेट फील्ड कितना होगा, n इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। दिस द स्पेशल केस ऑफ द लूप, यानी लूप के सेंटर पर निकालेंगे तो हम x 0 कर देंगे, तो पहला केस ये हुआ। सेकंड केस के बारे में बात करते हैं। सेकंड केस क्या है हमारा, देखिए इसको मिटा देते हैं। अब इसके थ्रू आप बहुत सारे कंक्लूजन निकाल सकते हो। सेकंड केस क्या बोल रहा है, केस नंबर 2, if x equals to capital R, if the distance of the observation point is equal of the radius of the loop, यानी ये x की वैल्यू कैपिटल R के इक्वल है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए रख के देखिए, तो b इक्वल्स टू होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई आर स्क्वायर अपॉन, ये होगा आर स्क्वायर प्लस x की जगह r पुट कर दोगे तो आर स्क्वायर पावर 3/2, तो b इज इक्वल टू हो जाएगा, b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई आई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा 2r स्क्वायर पावर 3/2। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये 2 पाई, इसको कैंसिल भी कर सकते हो, बाद में कर लेना, आर स्क्वायर, और ये हो गया आपका 2 पावर 3/2, और ये आर स्क्वायर 3/2, तो ये इससे कैंसिल, अच्छा 2 भी कैंसिल कर दो भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आ गया, देखिए म्यू नॉट अपॉन, यहाँ पर बचेगा 2 और ये बचेगा I, और आर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर बचेगा r पावर 3, तो ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पर r बचेगा 1, तो फाइनली b इक्वल्स टू हो जाएगा म्यू नॉट I, और यहाँ पर बचेगा 2 और 2 पावर 3/2 सॉरी 2 पावर 3/2 है, तो ये आ जाएगा म्यू I अपॉन
2^5/2। तो इस कंडीशन में जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, μ0I/2^5/2 इतना आएगा। अब लास्ट एंड फाइनल जिसके बारे में स्टार्टिंग लेक्चर में बताया था, इस लूप का मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में क्या होगा और वो किस कंडीशन में होगा, उसका एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे वो बताना चाहूंगा। इसको आप नोट कर लीजिए तब तक। अब देखिए इस केस के बारे में थोड़ा सोचिए। x इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल R, यानी पॉइंट P, लूप के सेंटर से जो x का डिस्टेंस है, द x इज ग्रेटर देन टू द रेडियस ऑफ द लूप, दैट मीन द फॉर द डिस्टेंस पॉइंट, यानी x की वैल्यू r से काफी ज्यादा है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये नीचे वाले एक्सप्रेशन में x इज ग्रेटर देन टू द कैपिटल R, देन r स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड as compared to x स्क्वायर। तो ये काफी स्मॉल वैल्यू और ये काफी बड़ी वैल्यू, तो इसको छोड़ा जा सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा देखिए, तो b इक्वल टू हो जाएगा μ0/4π और ये हो गया 2πi r स्क्वायर अपान, और ये इसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको निगलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये x² 3/2, तो ये कैंसिल हो गया। तो मेरे पास जो है μ/4π और ये आएगा 2πi कैपिटल R²/x⁻3, ये आ गया। अब देखिए इसके आगे बात करते हैं। एक बार मैग्नेट है। अब ये आपका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के बारे में बात करते हैं। परमानेंट मैग्नेट, ये आपका नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है। इसका सेंटर जो डायपोल का सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसके एक्सिस पर कोई पॉइंट P है ना, इसकी डिस्टेंस है x, ठीक है। इस एक्सियल पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, द मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा एक्सियल, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, यानी मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट के एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो उसका एक्सप्रेशन का क्या होगा, μ0/4π और ये होगा 2M/x⁻3। लेकिन ये कंडीशन कब आता है, वेन मैग्नेट इज वेरी शॉर्ट, मैग्नेट इज वेरी स्मॉल, वेरी शॉर्ट, बहुत छोटा मैग्नेट है, तो उसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट भी बहुत कम होगा। तो उस कंडीशन में 2M = अब इन दोनों को देखिए आप स्टूडेंट, ब्लू पेन से जो लिखा हूं इसको, ये तो इसके इक्वल है, x³ भी इसके साथ कंपेयर करोगे तो ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू शुड बी इक्वल ऑफ 2M। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये हमारा आगे वाला पॉइंट होगा ये, तो दिस 2M, कैपिटल M इज द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, इस बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है। और ये इसको कंपेयर करेंगे दोनों इक्वेशन को, 2πi कैपिटल R², तो ये आपका 2 कैंसिल हो गया, तो कैपिटल मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप विल बी पाई कैपिटल R² इंटू आई। अब ये पाई R² को मैंने एक साथ लिखा, इसको बोलेंगे इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप, इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप, और इसको लिखेंगे कैपिटल M = A और ये I। इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो करंट स्केलर है, ये वेक्टर फॉर्म। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा, NIA। इसका डायरेक्शन क्या होगा, इसका डायरेक्शन वही होगा, जैसे मान लीजिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में तो फील्ड कैसे जा रहा है, अंदर की ओर जा रहा है, यानी क्रॉस बन रहा है, यानी फील्ड ऐसा है, वही डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, ठीक है। यानी इसको अगर थोड़ा सा और इस तरीके से बताऊं, ये मान लीजिए ये है आपका लूप, ऐसा रखा हुआ है और इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसा, ये I और ये जो है ना, इसके ठीक परपेंडिकुलर ये होगा M और इसकी वैल्यू होगी N। अगर सिंगल कॉइल है तो N नहीं लिखोगे, I इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है, और A इफेक्टिव एरिया ऑफ द लूप, इस लूप के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। अभी देखिए ऐसा है, ऐसा हो रहा है, तो ये इसको अगर रिंग के थ्रू समझोगे तो ये वो जो क्रॉस डॉट बनता है उसी के बेस पे निकालना है, ये ऐसा है। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है,
इसी डायरेक्शन के अलाउंग क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द लूप। इसका यूनिट कितना होगा इसके बारे में बात कर लेते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट? इसका यूनिट होगा आपका m इक्वल टू IA, ठीक। इसका होगा एम्पियर और ये होगा मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन कितना होगा? इसका डायमेंशन होगा एम्पियर का डायमेंशन होगा I, एम्पियर का A और मीटर स्क्वायर का L स्क्वायर। तो विच इज द डायमेंशन ऑफ द मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो लास्ट केस है, व्हेन द एक्स इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द कैपिटल आर, यानी लूप का रेडियस बहुत कम है और जो हमारा पॉइंट है काफ़ी दूर है, फॉर द डिस्टेंस पॉइंट द लूप विल बिहेव एज ए बार मैग्नेट। यानी लूप कैसे बिहेव करेगा? बार मैग्नेट की तरह। और लूप आपको कैसे दिखाई देगा मैं आपको बताता हूँ, इसका भी थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये अगर आपका ये लूप है, ये तो इसमें नॉर्थ पोलैरिटी साउथ पोलैरिटी जो बनेगा ये आपका ऐसा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये साउथ पोल, यानी यहां से कोई देगा उसको साउथ पोल यहां दिखेगा, उसके पीछे नॉर्थ पोल यहाँ। तो ये पोलैरिटी ऑफ द ये साउथ पोल, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा? मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा, इसको हम बोर्ड में दिखा नहीं सकते, ये ऐसा होगा, अंदर की ओर जाएगा। और इसमें क्या होगा? मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर डॉट बनेगा, बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट बाहर की ओर होगा, यहाँ पर मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट अंदर की ओर होगा। क्रॉस है ना, इनवर्ट द पेज, इनवर्ट द प्लेन ऑफ द पेज, इस पेज के अंदर की ओर होगा, ये क्रॉस बनेगा, यहाँ पर ये क्रॉस बनेगा और उस क्रॉस के डायरेक्शन में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होगा लूप का। और इसका जो वैल्यू होता है करंट इनटू इफेक्टिव एरिया। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैंने सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक फील्ड के एक्सप्रेशन के बारे में आपसे बात की, उसके डायरेक्शन, और लास्ट में हम सर्कुलर करंट कैरिंग लूप के मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, इन तीनों चीज़ों के बारे में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, थैंक यू। फिर अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं।